क्योंकि एक ऐसा जानवर है जो ब्राउज करता है इधर उधर। जो कुंपल नई ताजी पेड़ के ऊपर होती हैं उनको कुंपलों को ऊँटनी ज़्यादातर खाते हैं। जो फैटी एसिड प्रोफाइल है ऊँटनी के दूध की वो बिल्कुल अलग अलग होती है। खुजली की बीमारी तो है कि आप अगर बाड़े की साफ सफाई अच्छी तरह से रखते हैं तो आप खुजली से बच सकते हैं। कुछ ऐसी भ्रांति एक बहुत सारे देश में है कि ऊँट के दूध में कीड़े पड़ जाते हैं रखने के बाद। अभी आपको ये भी पता होगा कि एंटी स्नेक वेनम भी है। इसके एंटीबॉडीज को, जिसको नैनोबॉडीज कहते हैं, उसको यूज करके बनाया गया है। ऊँटनी का दूध तो सालों से सदियों से इंसान उपयोग में ले रहा है, उसको खाते पीते आ रहे हैं। अभी तो FSSAI ने भी इसको एक भोजन के रूप में दर्जा दिया हुआ है। देखिए, अभी जो भारत की जो 9 नस्लें हैं उसमें 3 तो क्रिटिकल कैटेगरी में चला गया है। कुछ उत्पाद जब इससे फर्मेंटेड उत्पाद या जो एसिड कोएगुलेटेड उत्पाद जैसे पनीर हो गया, चीज़ हो गया, इस तरह के उत्पाद जब हम बनाते हैं ऊँटनी के दूध से तो उनको बनाने में कुछ समस्याएं आती हैं। तो समस्या क्या हो रही है कि जंगल कमते जा रहे हैं या फिर जंगलों पर चराई में रोक हो रही है। तो ये पशुपालकों की सबसे बड़ी समस्या ये है। जब कोई चीज़ आगे बढ़ती है, जैसे मॉडर्नाइजेशन आया उसके बाद आजकल जो जितने भी हमारे जो कमर्शियल व्हीकल्स हैं तो उन सब ने इसकी उपयोगिता को घटाया है। 26 जनवरी के परेड में भी इस बार डबल हम्प भी आया था, लोगों का आकर्षण का केंद्र था। कभी सुनने में आता है कि कोई बोलता है इसके दूध में कीड़े हो जाते हैं। ये सब भ्रामक बातें हैं। क्या आप अपने बच्चे के लिए बेहतर शिक्षा के साथ अच्छे संस्कार चाहते हैं? आइए केशवानंद शिक्षण संस्थान, जहां आधुनिक पढ़ाई, अनुशासन और स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के साथ होता है बच्चों का संपूर्ण विकास। स्कूल, हॉस्टल, कोचिंग, कॉलेज और स्पोर्ट्स एकेडमी सब एक ही कैंपस में। एडमिशन ओपन। आज ही विजिट करें केशवानंद कैंपस भटाडर। मारो नाम है रिपुदमन और आप देख रहे हो झलको बीकानेर। आज आप जकी जगह खड़ा हाँ बा बीकानेरी सबू फेमस जगह है, जगह सिर्फ बीकानेर में नहीं पूरी एशिया में फेमस है और सबू बड़ी जगह है जठे ऊँट री अनुसंधान करो जावे, यानी राष्ट्रीय ऊँट अनुसंधान केंद्र इन्हें कहवा हाँ, जिके आप आम भाषा में कैमल फार्म रे नामू जाना हाँ। आ जगह 2000 एकड़ में फैलोड़ी है, जिके स्थापना 5 जुलाई 1984 में हुई थी। जी हाँ, ला रहे थे देखियो लोग कि 30 जून 2014 में अपने भारत सरकार द्वारा ऊँट ने राज्य पशुरो दर्जो दियो गयो हो। मेरे बाद में ऊँट ने कभी किसी कोई व्यक्ति अगर चोट पहुँचावे या कोई भी गलत तरीकों में पालन करे तो वो एक कानूनी अपराध मानो जावे है। आज आप ऊँट फार्म में आगे खड़े हाँ, तो आज आप मायने चाल देख सा कि ऊँट देख रेख किया हुआ है, अठ जी का अधिकारी है वे किया ऊँट ने देखभाल करे और ऊँट जी का को दूध मिले है, बीरी क्रीम निकले है, बीरी आइसक्रीम बने हैं, बेरा जिका भी डेयरी प्रोडक्ट है बारो कई इस्तेमाल हुआ है, बे शरीर खातर कितना लाभदायक हुआ है और बाने किया प्रोसेस कर है बना रिया है और ऊँट री कितनी प्रजाति अठे रहे है, कौन सी रहे है और बिया तो वो बहुत बड़ो है। तो इन एक्सप्लोर करने में बहुत टाइम लागसी और थाने बहुत मजा आसी। तो चलो आज माया देखा इनमें कहीं है। साथियों, आप कैमल फार्म में माया आ चुके हाँ, अठे में आप खड़े हाँ। एक एक्सपेरिमेंटल शेड है, बिया डेयरी रा कई शेड है इंगे मायने और बी में आप एक्सपेरिमेंटल शेड में खड़े हाँ बाहर और अपने सगे जुड़िया है डॉक्टर धवल जी यादव जी। आंसू आप बात कर सा और आपने बता सी कि ये कैमल फार्म में क्या कैमल ने रखो जावे और क्या देख रेख हुआ है और भी बहुत सारी चीज़ें आऊँ आप बात कर सा। मैं था पूछना चाहूँ कि आप अठे कैमल री कहीं देख रेख करा और की हिसाबू बने पालन पोषण करा और कई किसी ब्रीडा है अपने अठे जिसकी कैमल री मुख्य रूप में पाई जावे। आप यहाँ पर देखिए कैमल की जो ऊँट की देख रेख है वो हम उम्र के हिसाब से करते हैं कि पहले छोटे बच्चों के लिए अलग बाड़े हैं हमारे पास, उनसे थोड़े वयस्क हो जाते हैं उनके लिए हमारे पास थोड़े अलग बाड़े हैं और बिल्कुल जो वयस्क नर और मादा है उनके लिए अलग बाड़े हैं। और अभी जहाँ हम खड़े हैं एक्सपेरिमेंटल शेड है, यहाँ पर हम अलग अलग जैसे यहाँ पे साइंटिस्ट हैं, 17 साइंटिस्ट हैं यहाँ पे, तब अलग अलग सबका अलग अलग डिपार्टमेंट है तो अपनी अपनी स्पेशलिस्ट के हिसाब से एक्सपेरिमेंट लगाते हैं। मैं भी एक लगा रहा हूँ। तो जैसे ये बच्चों का बाड़ा है और कुछ उनकी माएँ हैं, उनकी नई उनके हैं, उनके लिए बाड़ा है। ये थोड़े से जिनको समस्या है, थोड़े बीमार हैं या पैरों में, उनके लिए है। वो डेयरी यूनिट है हमारी, वो वहाँ पे सारे मिल्किंग है, उन सब के मिल्किंग होती है, वहाँ डेयरी होती है और वो मिल्किंग से है वहाँ पर वो डेयरी की प्रोसेसिंग होती है दूध की सारी। और इनकी जो मैनेजमेंट है वो भी हमेशा के बच्चों के लिए दाना और जो होता है वो अलग होता है। जैसे बच्चे जो 3 महीने तक हम उनको सिर्फ दूध पिलाते हैं, बस दूध, तो कोलेस्ट्रम और दूध 2 चीज़ें हैं वो पिलाते हैं। उसके बाद हम उनको थोड़ा थोड़ा हरा चारा भूसा देना शुरू करते हैं। फिर हम उनको अलग शेड में शिफ्ट कर देते हैं। जैसे बिल्कुल छोटे बच्चे तो यहाँ है थोड़े, वहाँ है, उससे थोड़े बड़े उधर हैं छोटे बच्चे, उससे थोड़े बड़े हो जाएंगे तो उससे उस साइड। वो टोला अभी वापस आ गया है, वो चरने जाता है। वो जो दूध वाले हैं और जो नर हैं उनको हम चरने भी भेजते हैं, उनसे उनकी एक्सरसाइज भी होती है और हम
पंप जो है ये ठीक रहता है। ऊँट ऐसा जानवर है, इसको हम गाय की तरह घर में नहीं रख सकते, क्योंकि घर में रखेंगे तो इसका कुबड़ जो है इतना बड़ा हो जाएगा, यही बीमार हो जाएगा उससे। अच्छा, इसको चलना, इसके लिए चलना बहुत जरूरी है। नहीं चलेगा तो इसका कुबड़ में चर्बी इकट्ठी होती जाएगी, खुद ही बीमार हो जाएगा और उससे हो जाएगा। इसका एक्सरसाइज करना बहुत ही जरूरी है, इसको हम गाय की तरह बांध नहीं सकते। तो इसको हमें ऐसे इसकी मैनेजमेंट है। तो बड़े हैं उनको हम चरने भेजते हैं, छोटों को रखते हैं, और जो माएँ हैं जो बीमार हैं उनको नहीं जाने देते, प्रेग्नेंट है उनको नहीं भेजते, बाकी सबको हम चरने के लिए इनको कहाँ भेजा जाता है? इसके पीछे हमारे ग्रेजिंग ग्राउंड है, 300 हेक्टेयर के ग्रेजिंग ग्राउंड है, वहाँ जाते हैं। रायका कम्युनिटी है, उनके लोग हैं, वो लेके जाते हैं वहाँ पे। और मैं ये पूछना चाहूँगा, जैसे कि आपने यहाँ जैसे काफ़ी सारे कैमल है, तो ये सारे अलग अलग नस्ल के कैमल होंगे, इसमें कितने टाइप की ब्रीड्स हैं और कौन सी मुख्य ब्रीड जो अपने यहाँ राजस्थान में पाई जाती है या इस इलाके में पाई जाती है? हमारे पास मुख्यतः यहाँ 4 नस्लें हैं। अभी एक और मालवी भी लेके आए हैं, जैसे बीकानेर, यहाँ के बीकानेर के जो है बीकानेरी नस्ल है। वो मेनली दूध के लिए नहीं है, ड्राफ्ट पर्पस के लिए, मतलब सामान ढोने के लिए बहुत अच्छी है, मजबूत है। अच्छा, आपको ये देखिए, तो जैसलमेरी है। कौन सी है? ये जैसलमेरी है। जैसलमेरी बीकानेरी वो है जो थोड़ी काले से रंग की होगी ना, डार्क कलर की, वो जैसलमेरी है। यहाँ पे कान पे उसके बालों मजबूत होती है वो, लेकिन दूध उसका कम होता है। बीकानेरी है, जैसलमेरी है, मेवाड़ी है और कच्ची है। कच्ची का दूध सबसे ज़्यादा है, वो गुजरात की है। हाइट उसकी छोटी है लेकिन दूध उसका सबसे ज़्यादा है। बीकानेरी का दूध सबसे कम है लेकिन वो मजबूत है कदकाठी में, वो चल उनमें। और एक मालवीर नहीं लेके आए। मालवीर नहीं लेके आए। अब मैं ये पूछना चाहूँगा कि इनका मतलब, जैसे गायों भैंसों के दूध की बात करें और इनके दूध की बात करें, तो इनके दूध में डिफरेंस क्या है? और एक जैसे बार दुआ जाता है तो इसमें कितना तक दूध देते हैं और क्या रहता है दूध की टेंडेंसी में? हम इसको 2 बार धोते हैं, एक बार नहीं। दूध इसका देखा जाए तो गाय भैंस के दूध से मात्रा तो बहुत कम है, 5-6 लीटर ही दे पाता है, 4-5 लीटर। लेकिन गुणवत्ता के मामले में गाय के दूध से कुछ अच्छा भी हो सकता है। गाय के अच्छा बुरा कहने के पैमाने होते हैं। जैसे अगर आप बीमारी में पी रहे हैं तो ऊँट का ज़्यादा अच्छा है, डायबिटीज़ में, कैंसर में। जैसे पुराने टाइम में या काफ़ी समय पहले से भ्रांतियाँ चलती आ रही है कि ऊँट का दूध या तो खराब कर जाता है, कुछ तरह की इस तरह की भ्रांतियाँ थी। ऐसी भ्रांति एक बहुत सारे देश में है कि ऊँट के दूध में कीड़े पड़ जाते हैं रखने के बाद, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये भी गाय जैसा ही है, बैक्टीरिया से खराब होता है, गाय का भी होता है, अब गर्मी में इसका भी हो जाता है। ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें कीड़े पड़ जाते हैं। दूध इसका थोड़ा, इसका स्वाद थोड़ा सा नमकीन होता है, मीठा नहीं होता वो, क्योंकि इसमें मिनरल्स की अमाउंट ज़्यादा होती है, जो ट्रेस मिनरल्स होते हैं ना, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम। अब इन्हीं की वजह से इसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टी है कि डायबिटीज़ वगैरह शरीर की हेल्थ में, और क्या कहते हैं एंटी कैंसरस में, ऑटिज़म में, उसमें हेल्प करता है, क्योंकि इसमें मिनरल्स ज़्यादा होते हैं। इसीलिए इसका थोड़ा सा खारापन भी हो जाता है, लेकिन वो कुछ बुरा नहीं है, वो इसका अलग स्वाद है, बस मान के चलिए। हम भी पीते हैं, हम भी ऊँट का ही पी रहे हैं आने के बाद। मैंने भी यहीं शुरू किया था पीना और मुझे अच्छा भी लग रहा है। अब जैसे यहाँ से दूध निकलने के बाद इनके प्रोसेस के लिए क्या होता है? और जैसे एक और चीज़ मैं पूछना चाहूँगा, अपन यहाँ डेयरी में खड़े हैं या इसमें बाड़े में खड़े हैं, तो ये बच्चे, मतलब ऊँट के बच्चों के बारे में आप कोई बात बताना चाहेंगे? जैसे कि ये कितने महीने में खड़े हो जाते हैं? मतलब जैसे देखा जाता है ना कि गाय का बच्चा तो 12 घंटे में या जितना भी है खड़ा हो जाता है, या उसकी कुछ स्पेसिफिक बात आप बताना चाहें? ये भी खड़ा हो जाता है, 12 घंटे से भी कम में खड़ा हो जाता है, ऐसी कोई समस्या नहीं है खड़ा होने में। और इनमें ऑटोमेटिकली ये भी वैसे ही दूध पीता है जैसे गाय का है। इसको बस 3 महीने तक हम कंटिन्यूस पिलाते हैं, गाय का 1 महीने में भी हटा देते हैं। इसका 3 महीने तक पिलाते हैं, क्योंकि शरीर बड़ा है, इसको न्यूट्रिशन की ज़्यादा ज़रूरत है। और इसका वजन थोड़ा सा ज़्यादा होता है, गाय का 30-40 का होता है, इसका 40-50 किलो का पैदा होता है। इसका थोड़ा साइज़ बड़ा है, लेकिन खड़ा तभी हो जाता है थोड़ी। और जैसे मान लो कहीं किसी ऊँट को चोट लगी रास्ते में, उसको रेस्क्यू करना है या उसको कोई देखभाल के लिए कोई कांटेक्ट करना चाहे, या कोई ऊँट को यहाँ पहुँचाना चाहे, कोई भी ऐसी चीज़ है, जैसे ऊँट हादसे में कोई घायल हो गया है, तो उसके रेस्क्यू के लिए भी यहाँ कोई ऐसी व्यवस्था है? या ये अनुसंधान संस्थान है मेनली, यहाँ पर ट्रीटमेंट हम बस इन्हीं का करते हैं। बाहर से हमारे पास ट्रीटमेंट नहीं है, हमारे पास ऐसी फैसिलिटीज़ हमें गवर्नमेंट ने दी भी नहीं है, और हमने ऐसे डेवलप भी नहीं किया है कि तो यहाँ नहीं रख सकते हम, क्योंकि यहाँ एक्सपेरिमेंटल एनिमल्स है। इनको जैसे किसी ना किसी बीमारी के लिए किसी पे एक्सपेरिमेंट कुछ है, किसी अगर हम बाहर से लाएंगे ना यहाँ, तो उनकी बीमारियाँ यहाँ फैल जाएंगी, तो जो हमें पता नहीं चलेगा, तो एक्सपेरिमेंट और रिसर्च सारी खराब हो जाएगी। और लगभग यहाँ कितनी संख्या में ऊँट है, कितनी तादाद? ऑलमोस्ट 300 ऊँट रहते हैं, किसी बच्चे बड़े सब मिला के। तो अभी आप हमें कहीं कोई और ऐसी जगह जहाँ डेयरी है, जहाँ दूध निकल रहा है या प्रोसेस हो रहा है? यहाँ भी 4 बजे यहाँ मिल्किंग होगी, यहाँ ये डेयरी है, 4 बजे यहाँ मिल्किंग, उसका दूध उसमें चला जाएगा, उस बिल्डिंग में। अपन वहाँ जाके देख सकते हैं, अंदर जाके देख सकते हैं। डॉक्टर राजेंद्र इंचार्ज मिलेंगे आपको। तो सर अब आप आया हाँ डॉक्टर राजेंद्र जी खन है, जिका डेयरी टेक्नोलॉजी और प्रोसेसिंग यूनिट के इंचार्ज है। अब आप आऊँ जान चाह कि जो दूध ऊँटन्यू या आवे है, तो बांगी किया प्रोसेस हुआ है, बांगा के प्रोडक्ट बने और बने किया
आप इस्तेमाल ले सका और कटे कटे बाजार में या आप आइटम प्राप्त कर सका या जी आइसक्रीम स्पेशल जी आइसक्रीम मिले है या दूध री बनोड़ी क्रीम पे सगली चीज़ा राजेंद्र जी हूँ डॉक्टर राजेंद्र जी हूँ आप बात कर जान सा। नमस्कार सर। नमस्कार जी, आपके चैनल का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा, आप हमारे संस्थान में आए। और सबसे पहले तो मैं इसी बात से आपका धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप लोग आए, ताकि हमारे यहाँ पे क्या क्या उत्पाद बनते हैं या इसके अलावा जो भी प्रसंस्करण हमारे यहाँ होता है उसको आपके चैनल के माध्यम से वो युवाओं तक और जो उद्यमी हैं उन तक और जो किसान हैं उन सब तक आपके चैनल के माध्यम से वो पहुँचे। धन्यवाद। तो सर मैं वो जानना चाहूँ आपसे कि ऊँटनी रो दूध जो है वो और दूसरा जगह जानवर अपन जहाँ गाय है बकरी वो की टाइप थोड़ा अलग है या कितो अलग है, फिर कई खासियत है दूध री जो आप हमारे श्रोताओं थोड़ा बताओ। देखिए, एक कहावत है कि वी आर बट वी ईट, तो हम जो खाते हैं हम वैसे ही होते हैं। तो इसी प्रकार से यदि हम ऊँटने की चाराई की बात करें, जो ऊँटनी खाती हैं या ऊँट खाते हैं, वो गाय और भैंस से अलग होता है, क्योंकि एक ऐसा जानवर है जो ब्राउज करता है इधर उधर। जो कुंपल नई ताज़ी पेड़ के ऊपर होती हैं उनको कुंपलों को ऊँटनी ज़्यादातर खाते हैं पेड़ से, तो या उसके अलावा जो नीचे से भी ये ग्रेजिंग करते हैं उसमें। अब जब वो अलग खाना, उनका आहार अलग होने की वजह से, तो उससे क्या होता है, उनका जो दूध की गुणवत्ता है वो भी उसी प्रकार से बाकी जानवरों से भिन्न पाई जाती है। जैसे यदि इसकी तुलना हम बकरी के दूध से करें, गाय के दूध से करें, भैंस के दूध से करें, तो यह भिन्न पाया जाता है। अब इसके अंदर जो फैटी एसिड प्रोफाइल होती है, जो फैट रहती है ना, तो वसा जिसको बोलते हैं, जो फैटी एसिड प्रोफाइल है ऊँटनी के दूध की वो बिल्कुल अलग अलग होती है। जैसे बकरी के दूध की बात करेंगे तो उसमें कैप्रोइक, कैप्राइलिक, कैप्रिक फैटी एसिड ज़्यादा पाए जाते हैं। यदि गाय के दूध की बात करेंगे तो मिरिस्टिक, पामिटिक, स्टीयरिक, ओलिक, ये फैटी एसिड ज़्यादा पाए जाते हैं। भैंस के दूध की बात करेंगे तो ब्यूटायरिक, स्टीयरिक, पामिटिक फैटी एसिड ज़्यादा पाए जाते हैं। तो इसी प्रकार से ऊँटनी के दूध में मीडियम और लॉन्ग चेन फैटी एसिड ज़्यादा पाए जाते हैं। अगर जैसे श्रोताओं को ये चीज़ समझना है तो सरल भाषा में अपन इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? बिल्कुल सरल भाषा में यदि हम बात करें तो इसके जो प्रोटीन की जो संरचना है और इसकी जो फैट की जो संरचना है वो बाकियों से अलग है, उसकी गुणवत्ता बहुत अच्छी मानी जाती है। और जैसे कि लैक्टोफेरिन, लाइसोजाइम, इम्यूनोग्लोबुलिन्स, तो ये जो प्रोटीन फ्रैगमेंट्स या एंजाइम्स जो दूध के अंदर उपलब्ध होती हैं, तो वो बाकी दूध से अलग होती है, गाय के दूध से, भैंस के दूध से, ऊँटनी के दूध के अंदर। और सर मैं ये जानना चाहूँगा कि अपने जो ऊँटनी के दूध के उत्पादन जो बनते हैं वो क्या क्या उत्पादन बनते हैं और किस किस तरीके से अपन उस ऊँटनी का दूध को यूज़ कर सकते हैं? देखिए, जो नॉर्मल जो उत्पाद होते हैं ऊँटनी के दूध से बने हुए, उनमें जैसे आप बर्फ़ी लो या फिर कोई भी आप पेड़े लो या उसके अलावा जो आइसक्रीम लो, कुल्फ़ी लो या जो फर्मेंटेड उत्पाद हैं, तो इनके जो बनाने की विधि है वो जो जैसे जो फर्मेंटेड उत्पाद नहीं है उन सब की विधि लगभग सेम रहती है। सिर्फ एक जो अंतर आता है ऊँटनी के दूध से बने हुए उत्पाद में और जो गाय भैंस के दूध से बने उत्पाद में, वह यह होता है कि इसके अंदर क्लोराइड की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। क्लोराइड की मात्रा ज़्यादा होने के कारणवश ऊँटनी के दूध का जो स्वाद है वो खारा होता है। तो हल्का सा खारा होता है। तो ये खारा होने की वजह से इसके जो उत्पाद बनते हैं उनके अंदर भी जब हम उनको खाते हैं तो उसका एक खारापन का एक अभाव हमें देखने को मिलता है। यही ऊँटनी के दूध की खासियत है। यही ऊँटनी के दूध की खासियत है। लेकिन जब आदमी कोई फर्स्ट टाइम इसको ट्राई करता है, पहली बार जब इसको कोई ट्राई करेगा तो उसको थोड़ा ये लगता है कि ये बहुत खारा है, शायद वो उसको खाने में ऐसा लगता है। इसीलिए पहले के टाइम ये भ्रांतियाँ शायद रहती होगी कि ऊँटनी का दूध थोड़ा ख़राब रहता है या कुछ इस टाइप से आपने भी सुना होगा। जी, ये सब भ्रांतियाँ थी। ऊँटनी का दूध तो सालों से, सदियों से इंसान उपयोग में ले रहा है, उसको खाते पीते आ रहे हैं। अभी तो FSSAI ने भी इसको एक भोजन के रूप में दर्जा दिया हुआ है और इसके स्टैंडर्ड्स भी हैं FSSAI में। उसके अलावा जो दुबई के स्टैंडर्ड्स हैं वो भी एक्सपोर्ट मार्केट में इस्तेमाल किए जाते हैं। तो ये बिल्कुल खाने का उत्पाद है और बहुत अच्छा उत्पाद है। और इसकी जो एंटी डायबिटिक प्रॉपर्टीज़, मधुमेह की बीमारी में जो जानी जाती हैं, या ऑटिज़म, जो मंदबुद्धि बच्चे रहते हैं उनके लिए इसकी उपयोगिता जो है उसके बारे में बहुत शोध हुए हैं और उनमें यह अच्छा पाया गया है, इसके परिणाम अच्छे देखने को मिले हैं। अब एक और जैसे मुख्य बात है कि अपन ने दूध लाद लिया, बना लिया, अब इसके प्रोडक्ट जैसे सेल आउट करने हैं या मार्केट में किस तरीके से हम प्राप्त कर सकते हैं ऊँटनी के दूध के प्रोडक्ट, और क्या क्या चुनौतियाँ आती है अगर इन दूध का अगर सेल आउट करते हैं या मार्केट में बेचने जाते हैं, या तो इस बारे में?
देखिए, ऊँटनी का जो दूध है या उससे बने उत्पाद हैं, ये एक बहुत निश एरिया है, एक बहुत छोटा सेगमेंट है। अब जब इससे जो उत्पाद बनते हैं, कुछ उत्पाद जब इससे फर्मेंटेड उत्पाद या जो एसिड कोएगुलेटेड उत्पाद जैसे पनीर हो गया, चीज़ हो गया, इस तरह के उत्पाद जब हम बनाते हैं ऊँटनी के दूध से, तो उनको बनाने में कुछ समस्याएं आती हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो प्रोटीन की संरचना है वो गाय भैंस के दूध से बिल्कुल अलग पाई जाती है, तो इसी वजह से उनको बनाने में थोड़ी समस्या आती है। उनको दूर करने के लिए आजकल बहुत सारी ऐसी कंपनियां भी हैं जो काम कर रही हैं, और हमारा संस्थान बड़े अच्छे स्तर पे इस दिशा में शोध कर रहा है। इसके अलावा यदि हम बात करें कि इसके जो उत्पाद बाहर कैसे भेज सकते हैं, कैसे बनाए जा सकते हैं, तो जैसे एक तो प्राइवेट कंपनीज़ हैं, वो बड़ा अच्छा इस पे काम कर रहे हैं इसके उत्पाद। और मुख्यतः इसमें क्या रहता है कि यदि हम इसका जो पाश्चराइज्ड मिल्क है उसको एक्सपोर्ट की संभावनाएं नहीं हो सकती हैं। क्यों? क्योंकि उसकी 7 दिन की 10 दिन की शेल्फ लाइफ रहेगी। लेकिन यदि हम बात करते हैं जो पाउडर जैसे हो गया, या जो इससे फर्मेंटेड प्रोडक्ट हैं और वो रिटोट या स्टरलाइज्ड अगर कुछ है, या फिर इसके अलावा अगर हम सुगंधित पे जो दूध हमारा रहता है उसकी बात करें, उसकी उन सब के अंदर एक मैं मानता हूँ कि बहुत अच्छा एक पोटेंशियल है एक्सपोर्ट करने का। और इसके लिए अभी हाल फिलहाल में भी बहुत सारी कंपनियाँ काम कर रही हैं। और इसके अलावा भी यदि कोई भी युवा राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान संस्थान से कोई किसी भी प्रकार की कोई ट्रेनिंग लेना चाहता है, या कोई इस उद्योग में जुड़ना चाहता है, या कोई एंटरप्रेन्योर आने वाले समय में बनना चाहता है, तो राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान संस्थान की हमारी डेयरी टेक्नोलॉजी प्रोसेसिंग यूनिट बिल्कुल वचनबद्ध हैं हम इस चीज़ को लेके, और बड़े पेशेवर दृष्टिकोण के साथ हम कोई भी ट्रेनिंग उपलब्ध कराने के लिए तैयार हैं। आपके कहने से तात्पर्य है कि भविष्य में मतलब अगर इस फील्ड को या ऊँटनी के दूध को आगे बढ़ाया जाए तो इससे काफ़ी अच्छा आप बेनिफिट कमा सकते हैं। बिल्कुल। देखिए, ऊँट की जो उपयोगिता थी, पहले इसको एक ड्रोट पशु के इस रूप में इस्तेमाल किया जाता था, इसको बोझा ढोने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। अब जब कोई चीज़ आगे बढ़ती है, जैसे मॉडर्नाइजेशन आया, उसके बाद आजकल जो जितने भी हमारे जो कमर्शियल व्हीकल्स हैं, तो उन सब ने इसकी उपयोगिता को घटाया है, जो बोझा ढोने वाली इसकी उपयोगिता थी। लेकिन ऊँटनी का दूध आज भी एक ऐसा विषय है जिसको बड़े अच्छे से ऊँटनी के दूध को इस्तेमाल करके उसको चाहे दूध के फॉर्म में, चाहे उसके उत्पाद बनाने की फॉर्म में, उसमें बहुत पोटेंशियल है। और आज आगे भी ऊँट की आगे की जो लाइफ बचाने के लिए जो ये बहुत उपयोगी साबित हो सकता है। शिक्षण को सीखने के लिए कोई फीस वगैरह लगती है, या ये किस प्रकार का इसका प्रोसेस लेता है? वो किस तरीके से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं या अप्रोच कर सकते हैं, उसका कोई प्रोसेस आप बताना चाहें? देखिए, अभी जो इस स्टेज पे मैं यही कहना चाहूँगा कि कोई भी किसान भाई जो भी इस बारे में कुछ जानना चाहता है, तो वह हमारे संस्थान में आए, अपना रजिस्ट्रेशन करा दे। तो जैसे ही हमारा अभी ट्रेनिंग का कोई भी बैच अभी हम चल रहे हैं, जो भी किसान भाई हमारे से संपर्क में आते हैं, तो हम उनका एक रिकॉर्ड रखते हैं। और जो अभी जब जो भी सबसे पहली ट्रेनिंग होगी, तो उसमें हम उनको प्रशिक्षण उपलब्ध कराएंगे। और जो अगर सामान्य कोई फीस रखने की हमारी जो गाइडलाइंस के हिसाब से अगर कोई ऐसा पैरा है, तो उसके हिसाब से हम फीस रखेंगे। अन्यथा अगर यह फ्री उपलब्ध करा सकते हैं तो हम फ्री में उपलब्ध कराएंगे। ये किस चीज़ की मशीन है सर? देखिए, ये मिल्क चिलर है। तो जब दूध हमारा पशु से एक बार, जैसे ही उसके जो हमारे थन होते हैं उनसे दूध एक बार जब बाहर आ जाता है, तो बाहर आते ही दूध को उसका शीतलीकरण करने की ज़रूरत होती है। उसको एकदम से 4 डिग्री सेल्सियस से नीचे हमें तापमान पे लेके आना पड़ता है। मतलब दूध निकालते ही ऐसा करना निकालते ही उसको ठंडा करना बहुत ज़रूरी है। तभी चाहे वो गाय का दूध हो, भैंस का दूध हो, गधी का दूध हो, ऊँटनी का दूध हो, बकरी का दूध हो, कोई भी किसी भी प्रकार का दूध हो, उसको पशु से निकालते ही हमें उसका शीतलीकरण, उसको ठंडा करना बहुत ज़रूरी होता है। नहीं तो उसके अंदर जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो पनपने लगते हैं। वो अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं। जो अच्छे होते हैं वो हमारे शरीर के लिए फ़ायदेमंद होते हैं, लेकिन जो हानिकारक होते हैं वो शरीर के लिए भी नुकसानदायक हो सकते हैं, और वो उसको दूध को भी ख़राब कर सकते हैं। तो इसलिए जो चिलर होते हैं, तो चिलर का क्या काम होता है, जैसे ही दूध उसके अंदर डलेगा, रेफ्रिजरेंट उसके अंदर सर्कुलेट होगा उसकी जैकेटेड बॉडी में। अच्छा, इसके अंदर वो ठंडा होने वाला रेफ्रिजरेंट, हाँ, तो अंदर जो दूध इसके रखा होगा वो ठंडा हो जाता है। तो ये एक हमारा चिलर है। ठीक है। फिर उसके बाद जब दूध एक बार ठंडा हो गया, तो उसके बाद क्या करते हैं, उसको पाश्चराइज करते हैं। आपने सुना होगा जो लिक्विड मिल्क पाउच में आता है उसको बोलते हैं पाश्चराइज्ड मिल्क या होमोजेनाइज्ड मिल्क रहता है। तो हम जब दूध एक बार आ जाता है उसके बाद उसका पाश्चराइजेशन करते हैं। पाश्चराइजेशन मतलब हम उसको 63 डिग्री सेल्सियस पे 30 मिनट के लिए गर्म करते हैं। 63 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट गर्म कर देते हैं। ठीक है। तो उससे क्या होता है, जो उसके अंदर शरीर को नुकसान पहुंचाने वाले सूक्ष्म जीव रहते हैं वो कम हो जाते हैं और ख़त्म भी हो जाते हैं बहुत से जीव। फिर उसके अलावा यदि
उसको हम लंबी अवधि के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, 6-7 दिन। सिर्फ उसी के लिए लगी हुई है क्या? ये पूरी पास्चराइजेशन यूनिट है हमारी। मशीन है। हाँ, ये चिलर मैंने आपको चिलर से दिखाया। फिर निकल के पास्चराइजेशन के लिए चला जाता है। हाँ, चिलर में कितनी देर तक रहता है यहाँ दूध? इसको स्टोर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, स्टोर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जी। आगे फिर इसका आगे क्या रहता है? फिर उसके बाद यदि हम बात करें तो ये हमारे फ्रीजर्स ही हैं, ये तो सिर्फ उत्पाद को स्टोर करने के लिए। उसके अलावा ये खोआ मेकिंग मशीन है। क्या है? खोआ मेकिंग मशीन? हाँ, जो मावा खोआ हम बनाते हैं दूध से, क्योंकि आपने देखा होगा हमारे काउंटर पे भी उपलब्ध रहते हैं ऊँटनी के दूध से बने हुए पेड़े जो यहाँ पे बिकते हैं। तो वो बनाने के लिए जो खोआ बनाने की प्रक्रिया है वो इसका इस्तेमाल करके उसको पूरा किया जाता है। और घी वगैरह भी यहीं निकलता होगा? घी वगैरह सब यहीं बनाया जाता है। जो हीटिंग के इक्विपमेंट है उनको हीटिंग करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे ये आपके सामने रखा हुआ है, ये घी का एक हमारा हुआ। अभी इसको ये प्रोसेस के बीच का स्टेप है, इसकी वेट कर रहे हैं ये कि हमारा कितने दूध से कितना घी निकलता है। तो इस प्रकार से जो पूरी कैलकुलेशन हमारी रहती है कि कितने दूध से कितना घी निकलेगा, क्या है वो सब। और ये भी इसके बाद फिर मैं आपको ये दिखाता हूँ। हाँ, ये एक्चुअली थोड़ा मतलब रिसर्च का ही इक्विपमेंट है, इससे प्रोडक्ट अभी हम अच्छा बना नहीं रहे, अभी नया इक्विपमेंट नहीं, है? नया नहीं है, ये यूज़ में है, लेकिन ये स्प्रे ड्रायर होता है, लैब स्केल स्प्रे ड्रायर। अच्छा जी। उसके बाद फिर ये हमारा बैच फ्रीज़र होता है आइसक्रीम बनाने के लिए। अच्छा, तो आइसक्रीम। जब हम आइसक्रीम बनाते हैं, देखिए आइसक्रीम एक ऐसा उत्पाद है जिसके अंदर ना हवा की मात्रा रहती है 30 से 50%, 100% तक भी उसके अंदर हवा रहती है। यदि हम आइसक्रीम की वॉल्यूम की बात करें, 1 लीटर अगर आइसक्रीम की वॉल्यूम है तो हो सकता है उसमें जैसे 475 ml या 500 ml तक दूध रहेगा, 600 ml तक भी रह सकता है। 475 से कम नहीं रहेगा, जो FSSAI के मानक है उनके हिसाब से 475 ml 1 लीटर में होना चाहिए। हाँ, तो उसके अलावा जो बाकी की उसकी जो वॉल्यूम होती है वो हवा की वॉल्यूम होती है उसके अंदर। तो वो उन सबको इनकॉर्पोरेट करने के लिए वो आप आइसक्रीम बनाने का प्रोसीजर होता है। हाँ, ये होमोजेनाइज़र है, जिससे कि दूध के अंदर जो फैट होती है, आपने देखा होगा जब दूध का भंडारण करते हैं, उसका स्टोर करते हैं, तो भंडारण के समय उसके ऊपर क्रीम की एक परत आ जाती है ना। तो वो क्रीम की परत रोकने के लिए, ताकि जब दूध हमारा इस्तेमाल हो या स्टोर हो तो वो सेपरेट ना हो, उसके लिए होमोजेनाइज़र का इस्तेमाल किया जाता है। काफ़ी लंबा प्रोसेस रहता है ये, है ना? बहुत लंबा प्रोसेस है। और इसमें कितना समय लगता है सर वैसे? देखिए वो इस बात पे निर्भर करता है कि आपका उत्पाद कौन सा बन रहा है। अच्छा। जैसे यदि आप चीज़ की बात करें तो पूरा 1 दिन का भी प्रोसेस हो जाता है चीज़ बनाने का। पनीर की बात करें तो लगभग हम 3 से 4 घंटे उसमें भी लग जाते हैं। उसके बाद यदि हम खोआ बनाने की बात करें तो वो डिपेंड करता है हमारा हीट एक्सचेंजर कैसा है, कौन से माध्यम से हम बनाना चाह रहे हैं, हमारे पास स्टीम की अवेलेबिलिटी है या हीटिंग है हमारी, उस हिसाब से। अब एक और चीज़ बताइए सर, जैसे इसके प्रोडक्ट जो यहाँ तैयार होते हैं वो यहाँ से कहाँ जाते हैं और कहाँ से हम परचेज़ कर सकते हैं खाने वाने का, मतलब जैसे यूज़ करने के लिए? जी, जो यहाँ पर डेयरी टेक्नोलॉजी प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर उत्पाद बनते हैं, फिर उसके बाद वो हमारे पार्लर पे पहुँच जाते हैं। अच्छा, जो बल्क क्वांटिटी हम यहाँ स्टोर रखते हैं, फिर जैसे जैसे यूज़ में आते रहते हैं तो हम हमारे मिल्क पार्लर पे अवेलेबल करा देते हैं। तो वहाँ से कोई भी कस्टमर, कंज्यूमर जो भी हमारे उत्पाद, जो टूरिस्ट लोग आते हैं वो ख़रीद सकते हैं। और आप हमारे व्यूवर्स से कुछ, जैसे फार्मर भाई भी कोई देखते हैं, उनके लिए कुछ संदेश देना चाहें ऊँट के लिए, ऊँट की साइड से, जैसे कि उस ऊँट के दूध और उसके लिए प्रोडक्ट को हम किस तरीके से बढ़ा सकते हैं? देखिए, मेरा सबसे पहला संदेश तो यही है कि ऊँटनी के दूध को लेके जो भी भ्रांतियाँ फैली हुई हैं हम उनको ख़त्म करें। कभी सुनने में आता है कि कोई बोलता है इसके दूध में कीड़े हो जाते हैं, ये सब भ्रामक बातें हैं। इन सब को साइड में रखते हुए ऊँटनी के दूध को उबाल करके, अगर घर पे किसान या कोई भाई इसका इस्तेमाल करना चाहे, इसको उबाल करके इस्तेमाल में लें और पिएं। इसमें कोई समस्या नहीं है, ये बहुत अच्छा उत्पाद है और यह मधुमेह जैसी बीमारियों में बहुत अच्छे परिणाम इसने शोधों के अंदर दिखाए हैं। अच्छा। तो दूसरी बात, इसके अलावा यदि कोई हमारा जो किसान भाई है वो उद्यमियता में आना चाहता है, प्रोसेसिंग में आना चाहता है, तो हमारा जो राष्ट्रीय ऊष्ट अनुसंधान संस्थान है वो किसी भी प्रकार से किसी भी किसान भाई की मदद करने के लिए, कोई ट्रेनिंग देने के लिए हम कंधे से कंधा मिला के उनके साथ खड़े हैं और बड़े ही पेशेवर दृष्टिकोण के साथ हम यहाँ पर ट्रेनिंग उपलब्ध कराते हैं। तो सा आभार आप बैठा हाँ पशु अनुवांशिकी और प्रजनन विभाग रे मायने अठे आप जानकारी ले सा कि किया ऊँट जो कि कोई बीमारी हुआ है ऊँट प्रजाति में बा फैल जावे, या फिर कोई दवाई है या कोई और परेशानी जो कि ऊँट पालन में आवे, मेरी सगली जानकारी बार आप डॉक्टर वेद प्रकाश जी हूँ आप ले सा आपने समय। नमस्कार सर जी। नमस्कार। और
जो आपने ऊँट की बीमारी के बारे में पूछा, तो ऊँट में ज़्यादा बीमारी होती नहीं है। मुख्य रूप से 2 ही बीमारी जो है इसमें, एक सर्रा की बीमारी और दूसरी खाज की बीमारी जो खुजली होती है, जिसको हम लोग अंग्रेजी में मेंज कहते हैं। यही 2 बीमारी मुख्य है और बाकी नॉर्मली बीमारियां इसमें कम होती है। और इसमें अगर कोई पालक, ऊँट पालक जो इस बीमारी का इलाज करना है और उसकी दवाइयाँ क्या होती है, उसके बारे में आप थोड़ी हमें जानकारी। देखिए, जो सर्रा की बीमारी है उसके लिए तो बरसात से पहले टीका लगाना पड़ता है। तो पशुपालक को बरसात से पहले सभी पशुओं को टीका लगाना चाहिए। और खुजली की बीमारी है, खुजली की बीमारी तो है कि आप अगर बाड़े की साफ सफाई अच्छी तरह से रखते हैं तो आप खुजली से बच सकते हैं। साथ ही अगर किसी जानवर को अगर हो जाती है तो उसको समय से उपचार करें। उसके लिए मतलब एंटीबायोटिक अवेलेबल है, और साथ में जो देसी इलाज है जिसमें हम लोग सरसों का तेल और गंधक को मिला के उसके शरीर पर चौपड़ते हैं, तो इससे भी काफ़ी आराम मिलता है पशु को। और सर, जैसे मौसमी बीमारी और कुछ इसके अलावा, उसके अलावा और कोई बीमारी जैसे नहीं होती, और दवाइयों का जैसे आपने बता ही दिया हमें कि देसी उपचार भी आपने बता दिया कि सरसों के तेल के अंदर आपने जैसे बताया। और साथ ही साथ में सर मैं ये जानना चाहूँगा कि अगर कोई बाहर से हमारे फार्म वाले भाई जो पालते हैं वो आके यहाँ कुछ प्रशिक्षण लेना चाहे, सीखना चाहे इसके बारे में कि किस तरीके से ऊँट पालन में हमको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, कैसे इसका ध्यान रखते हैं, तो उसके बारे में यहाँ जानकारियाँ मिल सकती है। देखिए, हम लोग समय समय पर अगर पशुपालकों का जो भी अगर एप्लीकेशन आता है और वो एक सफिशिएंट नंबर में होता है तो हम उनकी प्रशिक्षण कराते हैं। इसके अलावा हमारे संस्थान में SC, SP और TSP का प्रोग्राम चलता है। तो जो शेड्यूल कास्ट और ट्राइबल युवा हैं या कोई भी पशुपालक हैं तो उनके लिए हमारे पास ट्रेनिंग की सुविधा है। इसके अलावा अभी हम नेटवर्क परियोजना भी चल रही थी, उसके अंदर भी हम लोग ट्रेनिंग करवाते हैं जिस एरिया में मतलब ये काम चल रहा है। और हमारे यहाँ भी जैसे ऊँट पालन से संबंधित या ऊँटों के दूध से कोई भी उत्पाद बनाना है तो इसके संबंधित ट्रेनिंग हम देते रहते हैं। तो इसके लिए तो पशुपालक को, अगर कोई भी इच्छुक पशुपालक हैं तो वो अपना आवेदन जो है निदेशक महोदय को कर सकते हैं। सर, जैसे कि अभी अब बात चल रही थी तो आपने बताया कि ये इसकी जो नस्लें हैं, किस प्रकार की नस्लें, क्या क्या नस्लें हैं, उसके बारे में भी आप हमारे श्रोताओं को जानकारी दीजिए। और कौन सी नस्ल का क्या फ़ायदा है और वो किस तापमान पर, क्या कैसे एटमॉस्फेयर पर वो अच्छी रहती है। देखिए, भारत में ऊँट की कुल 9 पंजीकृत नस्लें हैं, जिसमें से 5 नस्ल जो है हमारे पास है, अपने अनुसंधान केंद्र में है। और इसमें से बीकानेरी नस्ल है जो पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा संख्या में पाई जाने वाली नस्ल यही है। और ये नस्ल जो है सबसे हिस्ट पुष्ट नस्ल है। शरीर की बनावट इसकी सबसे बड़ी होती है और इसको ये ड्यूअल पर्पस नस्ल है, दूध के लिए भी यूज कर सकते हैं और बोझा ढोने के लिए। इसके अलावा दूसरी एक नस्ल है, कच्ची है, ये गुजरात की नस्ल है, लेकिन जो हमारे अनुसंधान में हमने पाया है कि दूध देने में ये सबसे उत्तम नस्ल है। तो अगर कोई पशुपालक इसको डेयरी पशु के रूप में ऊँट को पालना चाहते हैं तो उनको कच्ची नस्ल का चयन करना चाहिए, उसका पशुपालन करना चाहिए। इसके अलावा हमारे पास जैसलमेरी नस्ल है, मुख्य रूप से ये रेसिंग के लिए प्रसिद्ध है। जैसलमेरी नस्ल जो जैसलमेर के क्षेत्र में पाई जाती है। और चौथी नस्ल जो एक है मेवाड़ी, मेवाड़ क्षेत्र का है। इसका भी जो राजस्थान की जो ऊँट की नस्लों है उसमें दूध उत्पादन सबसे अच्छी उसकी है। और अभी हाल फिलहाल में हमने एक मालवी नस्ल भी अपने संस्थान में लेके आए हैं। अभी पिछले साल ही मतलब मार्च में, इसी वर्ष मार्च में हमने 12 ऊँट लेके आए हैं। और उसका मुख्य उद्देश्य है क्योंकि मालवी की संख्या बहुत ही अप्रत्याशित रूप से कम हो गई है और जो सेंसस के आंकड़े के हिसाब से कुल इसकी संख्या 102 बच गई है। तो हमारा जो मुख्य उद्देश्य उसका है कि इसकी हम अपने संस्थान में इसको लाके इसका संरक्षण करें, क्योंकि हमारा उत्पादन बढ़ाने के साथ साथ संरक्षण, ये दोनों हमारे 2 मैंडेट है, तो इसके ऊपर हम काम करते हैं। तो संरक्षण के बारे में जैसे बात कर रहे थे, तो संरक्षण किस किस प्रजाति को देना ज़्यादा ज़रूरी है, कौन कौन सी प्रजाति इसके क्षेत्र में आती है? देखिए, अभी जो भारत की जो 9 नस्लें हैं उसमें 3 तो क्रिटिकल कैटेगरी में चला गया है और 3 जो है जो इंडेंजर्ड कैटेगरी में है। तो अभी हमारा मुख्य ध्येय था कि जो क्रिटिकल कैटेगरी में जो जानवर है उसको सबसे पहले बचाएं। तो अभी हम एक नेटवर्क परियोजना जो करनाल से, मतलब नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज है, वहाँ से चलती है। उसके अंतर्गत हम लोग मेवाती, मालवी और मेवाड़ी के ऊपर काम कर रहे हैं। अच्छा।
और जो आपने बताई क्रिटिकल है और इंडेंजर्ड है, वो कौन कौन सी नस्ल? अब जो है इसमें से क्रिटिकल तो आपको बता दिया मैंने, जो इंडेंजर्ड नस्ल है उसमें जो एक तो जालौरी है, उसके बाद एक खराई है, ये 2 नस्ल है। तो इनके संरक्षण के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं और कैसे इनको संरक्षित किया जा रहा है? संरक्षण के लिए देखिए दो तरीके होते हैं। एक तो जो पशुपालक पालते हैं उनके ही स्थान पर इसकी संरक्षण करते हैं। तो उसमें जो क्या करते हैं कि हम पशुपालकों को जो इस नस्ल को पाल रहे हैं उसको हम सहायता देते हैं, उनको दवाइयाँ देते हैं, उनको संरक्षण के लिए नस्ल की महत्व को बताते हैं कि नस्ल को पालने का क्या फ़ायदा है। उनको ब्रीडिंग बुल प्रोवाइड करते हैं अगर उनके पास नहीं है, ताकि वो उसकी आबादी को बढ़ा सकें। और दूसरा है कि हम अपने फार्म पर भी जो है उसको लाके उसको रखते हैं ताकि उसको हम यहाँ पर मेंटेन करें और उसकी आबादी घटने से बचाएं। देखिए मुख्य रूप से ऊँट जो है एक्सटेंसिव सिस्टम में, मतलब ये मुख्य रूप से जो पशुपालक जो है इसको चराई में ही रखते, चराई पत्ती पर रखते हैं। वो जंगलों में, खुले में, जहाँ भी चारागाह है या ओरन है वहाँ पर इसको चराते हैं। तो इसके अलावा मतलब पूरक आहार तो कोई नहीं, पशुपालक तो नहीं देते हैं। वो पशुपालक जरूर देते हैं जो इसको ऊँट गाड़े में रख रहे हैं या नाच के लिए यूज कर रहे हैं, मेलों में लेके जाते हैं किसी प्रोग्राम में, तो वो तो इसको कुछ दाना और पूरक आहार देते हैं। लेकिन जो पशुपालक हैं मुख्य रूप से इसको जंगलों में चराते हैं। तो समस्या क्या हो रही है कि जंगल कमते जा रहे हैं या फिर जंगलों पर चराई में रोक हो रही है। तो ये पशुपालकों की सबसे बड़ी समस्या ये है। और जैसे अपने कैमल फेस्टिवल होता है यहाँ जनवरी के प्रथम सप्ताह में या जनवरी माह में होता है, तो उसके अंदर कौन सी नस्लें ज़्यादा यूज़ होती है फिर कैमल फेस्टिवल के अंदर ही? ऐसा कुछ खास आप? जो पशुपालक आजकल जो सबसे अधिक जो ऊँट मेलों में या तो बीकानेरी नस्ल को लेके आते हैं, क्योंकि एक जो होता है कि इसके शरीर के ऊपर जो चित्र बनाते हैं तो कैमल आर्ट जो करते हैं वो, क्योंकि बीकानेरी का नस्ल में उसमें काले रंग के ऊँट भी होते हैं तो उसमें ये चित्रकारी आराम से होती है। तो बीकानेरी नस्ल है और दूसरी जालौरी है जिसको सांचोरी भी कहते हैं। तो ये 2 नस्ल है जो आपको मेलों में मुख्य रूप से मिलेगी। और अगर रेसिंग के लिए है तो जैसलमेरी नस्ल। क्रिटिकल कैटेगरी में जो यहाँ कैटेगराइजेशन किया है कि इनकी जो ब्रीडिंग फीमेल है, जो ब्रीडिंग मादा है, उसकी संख्या 300 से कम हो गई है। जो आप इसमें देख सकते हैं कि ये 300 से सारे कम है। तो ये जो है ये क्रिटिकल कैटेगरी में है। और आप जो ब्लू में देख रहे हैं जालौरी, खरई और मारवाड़ी, इनकी संख्या, मादा की संख्या 3000 से कम है। आप इसमें हाँ, इसको इंडेंजर्ड में, और ये 3 जो है ये अभी तक ये अपने इसमें कोई नो रिस्क कैटेगरी में है। बीकानेरी, जैसलमेरी, कच्छी, ये तीनों की आबादी सबसे अधिक है। बीकानेरी पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा नस्ल है, उसके बाद संख्या है, उसके बाद जैसलमेरी और कच्छी। और दूध देने में सबसे अच्छी कच्छी नस्ल है। अच्छा, दूध देने में सबसे ज्यादा अच्छी है कच्छी। हाँ, ये कहाँ की बताइए? बीकानेर की है ना? नहीं, ये कच्छी, कच्छ जो गुजरात का है ना, गुजरात हाँ, वो है। अब इसमें से जो हमारी 9 नस्ल है उसमें जो कच्छी नस्ल है और खरई नस्ल है, ये दोनों तो गुजरात की नस्ल है। मालवी जो मध्य प्रदेश का नस्ल है, बट आज के तारीख में मालवी का जो मध्य प्रदेश से लगता हुआ राजस्थान का क्षेत्र है, जो आप हड़ौती रीजन बोलते हो जिसको, जिसमें आपका कोटा, बूंदी, बारा का क्षेत्र है, वहाँ पर इसकी संख्या काफी है। अच्छा। और इस नस्ल की विशेषता है कि ये भारतीय ऊँट नस्लों में लगभग सबसे छोटी नस्ल है। और इसमें इसकी कलर जो है सबसे लाइट कलर की एनिमल होते हैं ये, मतलब लगभग ऑफ वाइट एनिमल होते हैं। और आपका टोला जो है, पूरे टोला एक जैसे दिखते हैं, इसमें कोई, हाँ, एक ही रंग के दिखते हैं। तो ये इसकी विशेषता है। और भी जैसे यहाँ अपने इसमें लगी हुई तस्वीरें काफी, तो उसके बारे में भी आप कुछ बताना चाहेंगे कि आपको? जैसे ये तो हमने बताया है इलाका, जैसे जिस इलाके में ऊँटों की ज्यादा, ऊँट की मतलब राजस्थान, देखे राजस्थान मतलब पूरे हिंदुस्तान का जो ऊँट की आबादी मुख्य रूप से राजस्थान में ही है। मोर देन 84% ऊँट जो है राजस्थान में ही है। मतलब इंडिया में अभी जो पिछले सेंसस के हिसाब से 2.5 लाख ऊँट थे, उसमें 2,13,000 ऊँट जो है राजस्थान में ही है। तो मुख्य रूप से राजस्थान में ही है, उसके बाद गुजरात में है और थोड़ी बहुत आबादी जो है उसकी हरियाणा में है। ये मतलब मेरा मानना है कि जो अभी हमारे प्रयास हैं या भारत सरकार के प्रयास हैं, राजस्थान सरकार के प्रयास हैं, जैसे पशु मंगला बीमा योजना जो पिछले बार राजस्थान सरकार ने लाया, उसमें 10 ऊँटों का बीमा जो है का प्रोविजन है। साथ में जो ऊँट संरक्षण योजना जो है, जिसमें अगर ऊँट ब्याती है तो हर ऊँट के ऊपर 20,000 सरकार जो है एक राशि देती है पशुपालक को। तो उससे क्या है कि कुछ लोग को मतलब एक, अगर इसको बेचने से बहुत आमदनी नहीं हो रही है, लेकिन कम से कम कुछ सरकार की तरफ से सब्सिडी मिल रही है,
तो उनको एक तो भरोसा है कि चलो हमारा पालने से, क्योंकि ये राजस्थान की संस्कृति से मतलब ऊँट रची बसी है, और रायका समाज आज भी इसको पाल रहा है क्योंकि वो इसके संरक्षक हैं। और सरकार का कुछ ये है, हमारी ये है, भारत सरकार की है, भारत सरकार ने भी नेशनल लाइव स्टॉक मिशन के भीतर ऊँट को पिछली साल लेके आए थे। तो उससे भी है कि कुछ जो बड़े पशुपालक हैं वो इसमें कुछ अपना इन्वेस्टमेंट करके सरकार से सब्सिडी ले सकते हैं। तो इस तरह के प्रावधान तो आ रहे हैं, तो इससे क्या है, भविष्य में मुझे पूरा आशा है कि इसकी आबादी जो गिर रही है उस पर लगाम लगेगी, और ऊँट जो है कि राजस्थान की शान थे वो फिर से एक बार फिर से उभर के आएगा। और खास करके भारत को डायबिटिक कैपिटल आजकल लोग बोलते हैं, तो डायबिटीज़ में इसका दूध का बहुत उपयोग है, तो वहाँ पर भी इसकी उपयोगिता भी, दूध की उपयोगिता बढ़ रही है, तो इस पशु की भी उपयोगिता डेफिनेटली बढ़ेगी। पुराने समय में जैसे रेगिस्तान में ना सबसे ज़्यादा ऊँट का ही इस्तेमाल किया जाता था, क्योंकि दौरों पर जाना, ट्रैवलिंग में, और आजकल साधन की वजह से इसकी उपयोगिता कम होती जा रही है। पर अब जो इसके उपाय किए जा रहे हैं उससे ये धीरे धीरे इसके, क्योंकि देखिए वो जो पुराने जो इसके उपयोग थे वो तो कम गए, लेकिन नए उपयोग इसके सामने उभर के आए हैं। खास करके एक तो इसकी दूध, दूसरा बायोमेडिकल क्षेत्र में जहाँ इसकी जो एंटीबॉडीज होती है वो अन्य पशुओं से अलग होती है। वो जो ऊँटों का होता है, तो इसको दवा के लिए अभी आपको ये भी पता होगा कि एंटी स्नेक वेनम भी है। इसके एंटीबॉडीज को, जिसको नैनोबॉडीज कहते हैं, उसको यूज करके बनाया गया है। इसके अलावा अभी कोबरा के एंटी वेनम डेवलप करने के लिए भी इसको यूज कर रहे हैं। तो इस तरह के बहुत सारे बहुत ज़्यादा फायदे हैं इस चीज़ के। इसके अलावा इको टूरिज्म एक एरिया है जहाँ पर भी मतलब ऊँट जो है मतलब क्या कहते हैं, काफ़ी उपयोगी सिद्ध हो सकता है, जो हो भी रहा है। लोग मतलब आप देखिए राजस्थान में टूरिज्म के क्षेत्र में ऊँट का काफ़ी यूज है, चाहे मेले लगते हो या फिर ऊँट की सवारी हो। अगर आपको राजस्थान की संस्कृति को देखना है तो आप धोरों का अगर मजा लेना है तो आपको ऊँट से अच्छा कोई नहीं है। बिना अगर यहाँ से कोई चला जाता है। और इस साल आप ये भी देखे होंगे कि 26 जनवरी के परेड में भी इस बार डबल हम्पी आया था, लोगों का आकर्षण का केंद्र था। बीएसएफ यूज कर रही है, सेना में यूज होता है। तो इस तरह के बहुत सारे उपयोग हैं, अगर इसको और बढ़ावा देंगे। राष्ट्रीय ऊष्ट अनुसंधान में हम सभी लोग, हमारे वैज्ञानिक और हमारे तकनीकी अधिकारी हर चंद यही कोशिश करते हैं कि किस तरह ऊँट प्रजाति को देश में आगे बढ़ाया जाए और किस तरह से जो ऊँट पालक हैं उनकी आय में हमेशा वृद्धि की जाए। इसके लिए कई तरह से हमारा संस्थान प्रयासरत है, जिसमें हम ऊँट की प्रजाति को संरक्षित करने के साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि ऊँट का जो दूध है उससे जो कंज्यूमर्स के लिए क्या क्या फ़ायदे हैं, किस तरह से उसका उत्पादन बढ़ाया जा सकता है और किस तरह से इसको कंज्यूमर तक पहुंचाया जा सकता है, ताकि ये जो है ऊँट पालक को भी एक लाभ मिले कि उनका जो दूध है वो उचित मूल्य पर जो है ग्राहक के पास पहुंचे और ग्राहक को भी उचित मूल्य पर वो दूध मिले। वैज्ञानिक इस बारे में अनुसंधान कर रहे हैं, जैसा कि आप जानते हैं कि मधुमेह में, ऑटिज़म में, और कुछ नई चर्चाएं आई हैं कि कैंसर के रोकने में भी ये काफ़ी सहायक सिद्ध हुआ है। इस तरह के नवाचार और इस तरह की जो परियोजनाएं हैं वो हमने सरकार के सामने रखी हुई हैं, और कुछ जो प्रोजेक्ट्स हैं या नई परियोजनाएं हैं, नए अनुसंधान हैं, नए प्रोजेक्ट्स हैं, वो हमारे वैज्ञानिकों ने विभिन्न जो फंडिंग एजेंसी है उनको सबमिट किए हुए हैं। इसके अलावा हमारा एक दूसरा जो बहुत विशेष एरिया है इको टूरिज़म का। हमारे यहाँ देश विदेश से काफ़ी सैलानी आते हैं पूरे साल भर, जिनकी ऑफ कोर्स जनसंख्या सीज़न में, जो सर्दियों के सीज़न में काफ़ी ज़्यादा रहती है। हम अंतर्राष्ट्रीय कैमल दिवस और अंतर्राष्ट्रीय कैमल फेस्टिवल दोनों का हमारे यहाँ आयोजन होता रहा है, जिसमें इस साल काफ़ी अच्छा फुटफॉल रहा। 20,000 के करीब जनवरी में हमारे यहाँ एक ही दिन के अंदर उस प्रोग्राम को देखने के लिए देसी विदेशी सैलानी आए। भूरी भूरी प्रशंसा भी की, न केवल हमारे संस्थान की बल्कि हमारे उन सारे उत्पादों की जो हमने अपने कैमल डेयरी और अपने पार्लर पे रखे भी हुए हैं लोगों के लिए। बहुत अच्छी प्रतिक्रियाएं हमें मिलती हैं अपने सैलानियों से भी।
इसके इतर जो है अनुसंधान के रूप में भी हमारे वैज्ञानिक अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। जैसे जो कैमल है, हमारा जो ऊँट है, उसके पोषण के बारे में, उसके खान पान के बारे में, जो दूसरे उससे बीमारियों को कम करने से संबंधित अनुसंधान भी यहाँ पर जारी हैं। और कैमल से नैनो एंटीबॉडीज़ बनाने के ऊपर भी अनुसंधान में कार्यरत हैं। ब्रीड को बचाने में इस तरह के अनुसंधान भी हमारे यहाँ हैं। तो हम लोगों का हरचंद कोशिश यही है, चाहे किसी भी रूप में हो हम, ताकि हमारे अनुसंधान का लाभ न केवल ऊँट को बचाने में हो बल्कि ऊँट पालक की आय बढ़ाने में भी हो। तो इस तरह की चीज़ें हम लोग यहाँ करते हैं। और